Hello everyone, this is Dr. Megha Sharma, Biyani Girls College, and I welcome you all on behalf of GuruKPU.com. Today's our topic of discussion is antigens. What are antigens, its types and how it acts. हम हमेशा ये पढ़ते आए हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता है, फिर अपना इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होता है. देन द थिंग इज व्हाट इज एंटीजन या व्हाट इनसाइड द एंटीजन दैट स्टिमुलेट्स आवर immune system. Let's study this. Number one point about antigen is it induces a specific immune response. Number two, it reacts with the products of a specific immune response which is called as antigens. It reacts with antibodies और कहीं पे भी जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो एंटीबॉडी से बाइंड कर सकते हैं वहाँ पे भी एंटीजन आके उससे बाइंड कर जाते हैं. थर्ड थिंग्स, दीज आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो भी चीज़ आपको इन्फेक्ट कर रही है या तो वो खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपके इम्यून सिस्टम को इवोक करने के लिए, या उसके कुछ भी कंपोनेंट्स, जैसे बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया तो उसका सेल वॉल का कोई कंपोनेंट हो सकता है, लाइक पॉलीसैकेराइड्स, कुछ लिपिड्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा, लाइक दैट ओनली. इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, और सब में इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस इट विल बी नॉट रिकॉग्नाइज्ड, आवर इम्यून सिस्टम विल नॉट रिकॉग्नाइज दिस एंटीजन, विल नॉट बी देन इवोक्ड, और हम उसके अगेंस्ट कोई पर्टिकुलर रिएक्शन या रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, एंड इट विल नॉट बी क्लियर्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी. So it should be recognized by immunoglobulin, which is also known as antibody receptors or B cells, or by the T cells. As you see that both the B cells and T cells are involved, it means it can mediate both humoral type of immunity as well cell mediated immunity, which we'll discuss later. अब एंटीजन को एंटीजन होने के लिए भी बहुत सारी फैक्टर्स जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती है. नंबर वन, अगर कोई एंटीजन प्रोटीनेशियस नेचर का है देन इट इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट एंटीजन. अगर वो पॉलीसैकेराइड है तो उसकी एंटीजेनिसिटी कम हो जाती है एज कंपेयर टू प्रोटीन, एंड लाइक दैट लिपिड्स हैव वेरी लो एंड न्यूक्लिक एसिड्स हैव वेरी लो एंटीजेनिक कैपेसिटी, जिसको हम इम्यूनोजेनिसिटी भी कहते हैं. तो जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं या जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं दे डू नॉट सर्व एज अ एंटीजन. अब एंटीजन को जब हम स्टडी करते हैं तो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी. वन थिंग यू शुड ऑलवेज नोट इन योर माइंड, यू कीप इट इन माइंड के all antigens are not immunogens but all immunogens are antigens. These are the two properties. Let's discuss it. Immunogenicity जो होती है ये वो कैपेबिलिटी होती है एंटीजन की विच कैन इवोक, विच कैन स्टिमुलेट योर इम्यून रिस्पॉन्स और उसको एंटीजन को क्लियर करने में आपकी हेल्प करे. इट मीन्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी इन्वॉल्व होती है इसमें, ह्यूमरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी भी इन्वॉल्व होती है. अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व है, उस एंटीजन ने इन्वेड किया, इन्वेड के बाद में इम्यून सिस्टम इवोक हुआ, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इवोक हुई, तो उसमें जो टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड टी हेल्पर सेल्स, विच इन टर्न ऑल्सो जनरेट्स द मेमोरी. मेमोरी क्या होती है, एक बार एंटीजन ने एनकाउंटर कर दिया आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट रिएक्शन दिया, राइट, दिस इज द प्राइमरी रिस्पॉन्स. लेकिन जब अगर दोबारा वो आता है तो आपके इम्यून सिस्टम के पास में क्या होता है, मेमोरी क्रिएट हो जाती है, तो इट विल गिव यू अ हाइटन्ड रिस्पॉन्ड अगेंस्ट दैट एंटीजन, मतलब faster the response and easily it will be cleared out from your body by the lymphocytes or by the phagocytosis cells. ऐसे ही बी सेल्स इवोक होते हैं. बी सेल्स में क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, लाइक जैसे टी सेल्स में हमने कैटेगरी पढ़ी तो प्लाज्मा सेल्स जो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, दूसरे सेम इज द मेमोरी सेल्स. द फंक्शन इज सेम फॉर मेमोरी सेल्स, एंटीजन एनकाउंटर ऑन द सेकेंडरी एंड योर रिस्पॉन्स इज वेरी वेरी हाई. अब दूसरा वर्ड हमने पढ़ा था एंटीजेनिसिटी. कुछ एंटीजेंस होते हैं they can combine, right, they can combine with antibody molecule, they can product, they can fuse, but they cannot evoke or stimulate our immune system. So this property is known as antigenicity, and to be a potent antigen the antigen must have immunogenicity. तो एक एंटीजन को एंटीजन होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी. When we are saying again and again that antigens interacts with the antibody और आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है या हमारा इम्यून सिस्टम इवोक होता है, तो एंटीजन डज नॉट फुल्ली रिएक्ट विद द एंटीबॉडी. देयर आर सम पोर्शंस विच आर इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव
इन डिस्क्रीट साइट्स को हम बोलते हैं एपिटोप्स। दीज आर दी एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स जो कि एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। और ये भी यू शुड कीप इन माइंड कि एंटीबॉडी का भी जो पूरा पार्ट होता है वो एंटीजन से रिएक्ट नहीं करता है, जो पार्ट रिएक्ट करता है दैट इज नोन एज पैराटोप। एपिटोप ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी का पैराटोप पार्ट, दीज बोथ इंटरैक्ट विद ईच अदर लाइक लॉक एंड की मैकेनिज्म, राइट, टू स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम। अब जैसा कि मैंने बोला, दिस पूरा जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता एंड इट शुड रिकॉग्नाइज्ड बाय दी बी सेल्स एज वेल एज टी सेल्स। जब बी सेल रिकॉग्नाइज करते हैं तो कुछ अलग पार्ट सेम एंटीजन के डिस्क्रीट पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे बी सेल्स और टी सेल्स। दैट्स वाई अलग अलग इम्यून सिस्टम इवोक होता है। लाइक एक में होगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक में होगा हमारा ह्यूमरल इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व। अगर ह्यूमरल इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है तो बी सेल्स उन एपिटोप्स को या उन एंटीजेंस के अगेंस्ट बाइंडिंग दिखाएगा जो कि एक्सपोज्ड होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे, यानी जो कि एक्सेसिबल होंगे इजीली। तब हमारी ह्यूमरल ब्रांच वर्क कौन करेगी? अगर टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स जब रिकॉग्नाइज करते हैं, टी सेल्स स्पेशली रिकॉग्नाइज करते हैं उन एंटीजेंस को विच आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, तो it should be processed and presented. We will discuss the topic antigen processing and presentation in the later video lecture, right? तो T cells, जब भी हम T cells की बात करेंगे, it will recognize the antigen which is proteinaceous in nature along with the MHC molecule, and MHC molecules are present on the antigen presenting cells, APCs, or altered self cell. As I told you earlier, to be a potent antigenic molecule, it should have the property of immunogenicity, means it can stimulate your immune system और आपके lymphocytes further activate होते रहें, B cells produce होते रहें, entered plasma cells will produce the antibodies more in amount, and it can have memory also. It must have memory, right? So for this you should have potent antigen which is immunogenic. लेकिन जो कुछ molecule होते हैं वो potent immunogenic नहीं होते, they are only antigenic in nature. It means it can interact with the products of the immune system like phagocytic cells हो गए या immune bodies हो गए जिसे हम antibodies बोलते हैं, वो react कर सकता है but वो immune system को stimulate नहीं करता, ऐसा ही एक antigen है hapten. These are the small molecules capable of interaction with the products of immune system. It can alone cannot evoke your immune response. It is antigenic in nature but it is not immunogenic in nature. To be immunogenic in nature, what we do, we combine it with a carrier molecule. This is your hapten molecule which is your antigen and this is your carrier molecule. हम इन दोनों को combine कर देते हैं and it forms the hapten and carrier conjugate molecule. बार बार हम बात कर रहे हैं कि इट शुड बी इम्यूनोजेनिक इन नेचर, या कोई अगर एंटीजेनिक नेचर में नहीं है तो वो इम्यून सिस्टम को इवोक अच्छे से नहीं कर पाता है. द क्वेश्चन इज वाई. सी, हमारी बॉडी को उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना है, उस एंटीजन को आपकी बॉडी से क्लियर आउट करना है. So your lymphocytes or cells of the immune system should recognize it properly and it should have potent immunogenicity so that कि हमारी बॉडी में वो लिम्फोसाइट एक एक्टिवेटेड स्टेज में रहें. अनटिल एंड अनलेस वो एक्टिवेटेड स्टेज में नहीं रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम फर्दर एंटीबॉडीज या जो दूसरे सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है वो वर्कआउट नहीं कर पाएंगे और वो एंटीजन आपकी बॉडी से क्लियर नहीं हो पाएगा. मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज कि अगर आपको उस एंटीजन को आपकी बॉडी से क्लियर आउट करना है, देन इट शुड बी अ पोटेंट इम्यूनोजन सो दैट इट कैन स्टिमुलेट योर इम्यून सिस्टम प्रॉपरली एंड इट कैन बी क्लियर्ड आउट बाय complement system, by humoral immune system, by cell mediated immunity. That's why we call कि your haptens are the small molecule combined with a particular carrier molecule and we make it a prolonged, जो इसका exposure होता है बॉडी में वो ज़्यादा रहता है. जितना ज़्यादा exposure एंटीजन का रहेगा उतना ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट रहेगा, राइट. तो दिस इज वाई वी इसको कॉन्जुगेट करते हैं.
Now we will study the factors which influence the immunogenicity of a particular antigen. कौन कौन से ऐसे factors है जिससे एक antigen को immunogen होने के लिए फ़र्क पड़ता है. Number one is foreignness. कोई antigen अगर जितना foreign होगा, it means your body doesn't recognize it, और if recognized it is phylogenetically different. जैसे कोई काऊ का antigen है, it is phylogenetically different क्योंकि वो अलग species का है. तो जितना ज़्यादा molecule foreign होगा उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम उतना ही हाई रेट से रिस्पॉन्ड करेगा, राइट. तो दिस इज द फॉरेननेस फैक्टर. Degree of immunogenicity is directly proportional to the degree of foreignness that I have explained you why. Greater the phylogenetic distance between the two species, greater the structural disparity. It means antigenic structure ही अगर सबका अलग अलग होगा तो phylogenetic distance उतना ज़्यादा बन जाएगा, और immune system के लिए उसको पहचानना means as a foreign treat करना, वो उतना ही उसके लिए foreign होगा. This property is governed by the tolerance to the self antigens. अब कुछ antigens ऐसे होते हैं जो हमारी body में as a self antigens work करते हैं. It means T cells will not recognize that body's self antigens as non-self and will not evoke the immune system against that cells. अगर वो evoke करती है अपने ही self cells के against, तो एक reaction होती है जिसको हम बोलते हैं autoimmune reaction. वो autoimmune reaction में क्या होता है, आपकी ही body के cells या टिश्यूज डैमेज होने लग जाते हैं, बिकॉज योर इम्यून सेल्स या एंटीबॉडीज फॉरेन ट्रीट करती है उन सेल्स को, उन टिश्यूज को जो कि आपकी खुद की बॉडी के हैं, राइट. दैट्स वाई सेल्फ टॉलरेंस का कंसेप्ट आता है, जो कि मैं आपको बाद में और समझाऊंगी कि हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करता. इट मीन्स वी हैव द टॉलरेंस अगेंस्ट दैट एंटीजन कि डू नॉट ट्रीट देम एज द नॉन सेल्फ और द फॉरेन until and unless an autoimmune reaction does not show या inflammatory reactions कुछ होते नहीं है. दूसरा फैक्टर जो काम करता है वो होता है मॉलिक्यूलर साइज. टू बी ए प्रॉपर इम्यूनोजन, जो मॉलिक्यूलर साइज होती है एंटीजन की, वो ऐसे मैटर करती है कि अगर किसी एंटीजन का साइज या उसका जो है मास है 1 लाख डाल्टन है, तो इट इज़ ए वेरी गुड इम्यूनोजन. इट विल इवोक अ वेरी एक्टिवली इन द इम्यून सिस्टम. एंड दूसरा, अगर उसका 5000 या 10,000 के बीच में ऑन एन एवरेज इट इज़ द डेटा, तो इट इज़ अ पुअर इम्यूनोजन. इट मीन्स उसका मॉलिक्यूलर साइज भी एक ऑप्टिमम होना चाहिए टू बिहेव इट एज एन इम्यूनोजन. थर्ड फैक्टर इज द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड हेट्रोजेनिटी. केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रोटीन होता है वो हाईली इम्यूनोजन होता है एज कंपेयर टू पॉलीसेकेराइड्स, देन लिपिड्स, देन न्यूक्लिक एसिड, जो कि इम्यूनोजन होते ही नहीं है. तो यानी केमिकल स्ट्रक्चर से भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर कोई केमिकल स्ट्रक्चर है वो कोपॉलीमर, इट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पॉलीमर, इट इज अ हेट्रोपॉलीमर, तो उसके अगेंस्ट जो इम्यून सिस्टम इवोक होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू होमोपॉलीमर्स, राइट. तो यानी जितना ज़्यादा डिस्पैरिटी होगी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में, उसके मास में, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में, वो उतना ही ज़्यादा इम्यूनोजन बिहेव करेगा. दिस इज द थर्ड फैक्टर. And fourth factor is the ability to be processed and the presented with MHC on antigen presenting cells. See, हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारा बी सेल भी इसमें वर्क करता है एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में, और टी सेल भी वर्क करता है. जब टी सेल वर्क करता है तो मैंने पहले बताया था वो कैसे करता है. इट रिकॉग्नाइज ओनली पेप्टाइड्स जो कि अच्छे से प्रोसेस्ड होती है और फिर प्रेजेंट होती है ऑन दी एपीसी. टी सेल रिकॉग्नाइज करते हैं, पर्टिकुलर साइटोकाइंस को सिक्रीट आउट करते हैं, प्लाज्मा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस दी मोर एंटीबॉडीज. इट मीन्स अगर आपका एंटीजन अच्छे से प्रोसेस्ड है, अच्छे से प्रेजेंटेड है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ पोटेंट इम्यूनोजन विच कैन इवोक द इम्यून सिस्टम एट अ हाई पीक, राइट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे डेवलपमेंट ऑफ बोथ ह्यूमरल एंड CMI, we require T cells which process and present along with the MHC molecule. अगर कोई large molecule है, उस large molecule have the more immunogenicity as compared to small molecules. Why? Because जो large molecules होते हैं वो आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं, आसानी से हम उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. लेकिन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उनका डिग्रेडेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंटेड वेल. तो वो मॉलिक्यूल्स जो कि अच्छे से डिग्रेड नहीं हो सकते, ना प्रेजेंट हो सकते हैं, दे आर पुअर इम्यूनोजेंस. तो व्हाट वी डिस्कस टिल कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं. फर्स्ट इज फॉरेननेस, it should be very foreign.
दूसरा आपका फैक्टर है मॉलिक्यूलर साइज, उसका एक ऑप्टिमल साइज होना चाहिए। तीसरा है केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फोर्थ इज द एबिलिटी टू बी प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड विद द एमएचसी ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो दीज आर दी फैक्टर्स। अब हम आगे जो पढ़ेंगे, अब आगे हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण एंटीजेनिक को इम्यूनोजेनिक होने में फ़र्क पड़ता है। इट मीन्स इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स इन दी इम्यून सिस्टम इन आवर बायोलॉजिकल सिस्टम। कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। नंबर 1 इट इज़ एज फैक्टर। नंबर 2 जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट। हर एक ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है। कुछ एंटीजेंस किसी के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंट इम्यूनोजेनिक होते हैं, दे बिहेव एज एंटीजन और इम्यूनोजन, बट किसी के अंदर वो इम्यूनोजन ही नहीं होते हैं या सिर्फ एंटीजेनिक होते हैं। तो इट इज़ ऑल योर बॉडीज जेनेटिक कॉम्पोजिशन, राइट। दूसरा होता है आपका एज फैक्टर। आपने देखा होगा कि जो इन्फेंट्स होते हैं या जैसे बहुत ओल्ड एज के लोग होते हैं, उनको फटाफट मतलब दे आर प्रोन टू इन्फेक्शियस डिजीजेस, राइट। तो इट मीन्स जो वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड हैव डिक्रीज्ड एबिलिटी टू माउंट द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू द इम्यूनोजन, बिकॉज दिस इज द एज फैक्टर वर्क्स। इन्फेंट्स के अंदर इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं होता और ओल्ड के अंदर उनका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे डिप्लीट होता जाता है, या उसका जो रेंज होता है वो बहुत, उसकी इफेक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है ड्यू टू दी एज फैक्टर। दूसरा जो फैक्टर है वो होता है क्या डोज है एंटीजन की। दूसरा है उसका रूट क्या है एंटीजन का एडमिनिस्टर करने का, जो कि हम वैक्सीनेशन में भी पढ़ते हैं कि कोई वैक्सीनेशंस आईवी होती है, कोई इंट्रामस्कुलर होती है। वो इसीलिए होती है कि उस एंटीजन को प्रॉपर वर्क करने के लिए उसी डोज से और उसी रूट से जाना होता है। और तीसरा होता है टाइम। अगर आपने सिंगल डोज दी है तो वो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम माउंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फर्दर आपको क्या चाहिए कि प्रोलॉन्ग्ड आपके देयर शुड बी प्रोलॉन्ग्ड एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, और जो WBCs हैं उनका प्रोलॉन्ग्ड एक्टिवेशन चलता रहे, जिससे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती रहे और उस पैथोजन के अगेंस्ट या उस एंटीजन के अगेंस्ट आपको क्या मिलता रहे, प्रोटेक्शन मिलता रहे। तो इट शुड नॉट बी इन सिंगल डोज, इट शुड बी इन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेड डोज, राइट। तो उससे क्या होता है, देयर इज द इंक्रीज क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ द टी सेल्स एज वेल एज बी सेल्स, एंड दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज द पर्पस ऑफ द इम्यून सिस्टम। डोजेज ये है कि आपको एक ऑप्टिमम डोज देनी होती है। आपने हर एक डोज की बॉटल पे या दवाई की बॉटल पे भी डोज देखी होगी, राइट, कि इतना डोज इतने टाइम तक आपको देना है। वो इसलिए होता है कि उस ऑर्गेनिज्म को हम मल्टीप्लाई ना करने दें, और उस टाइम के अंदर वो मल्टीप्लाई होता है। दैट्स वाई हम बोलते हैं इसको हर 8 घंटे में देना है या इसको 2 बार देना है। ओनली दिस इज द रीजन कि आपके लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट रहें, पर्टिकुलर डोज उसको देनी पड़ती, पर्टिकुलर टाइम में देनी पड़ती है। आपने देखा कई बार हम दवाई स्किप कर जाते हैं तो क्या होता है, इन्फेक्शन वापस रिलैप्स हो जाता है। आपका जो इन्फेक्टिंग या जो इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अगेन इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग एंड सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो इट मीन्स अगर इनसफिशिएंट डोज है तो वो भी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी, इट विल नॉट एक्टिवेट। इफ इट इज इन हाई डोज यू विल इंड्यूस टॉलरेंस। You sometimes observe that what happens, we take directly high dose of antibiotics like 500 mg you take, and after that you are cured, you are much well about that disease. ओके, नाउ सेकेंड टाइम व्हेन यू टेक 250 mg और उससे भी लेसर डोज, तो आप देखते हैं आपको असर नहीं हो रहा है। व्हाट यू डेवलप द इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, यानी आपको वो डोज असर नहीं करेगी, आपको या तो 500 वाली डोज असर करेगी या उससे ज़्यादा। दैट्स वाई हमको उसको रिपीटेड टाइम में मल्टीपल डोजेस में एक ऑप्टिमम लिमिट के साथ देना होता है, राइट। दैट्स वाई डोज वर्क्स इन द एक्टिवली मैनर। दूसरा होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्टली अकॉर्डिंग टू द रिव्यू सबक्यूटेनियस जो होता है इंट्रोडक्शन डोज का एंटीजन का, वो ज़्यादा कहाँ पे एक्टिव होता है, सबक्यूटेनियस उसमें, या आईवी में थोड़ा सा कम होता है, या इंट्रागैस्ट्रिक हम जिसको इंट्रावीनस से ज़्यादा इफेक्टिव होता है सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसका डोज का, वो वाला रूट। तो दीज आर दी फैक्टर्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम में इन्फ्लुएंस करते हैं, जो डोज के ऊपर डिपेंडेंट है एंटीजन को इम्यूनोजन होने के लिए, उसका रूट और उसका time. This is how whole story of antigen is, and we will discuss antigen processing and presentation in my next video lecture. Thanks for watching this video lecture, and kindly like, comment and subscribe on gurukpu.com. Thank you so much.